हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के 4 ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जहां से आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं। और ये 30 नंबर एकदम फिक्स होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हिंदी में कुछ टॉपिक है कि भैया फिक्स होते हैं, सेम उसी तरीके के आज के इस वीडियो में हम जो 4 टॉपिक आपको बताने वाले हैं, ये 100 में 100% पूछे जाने वाले टॉपिक है। अगर 4 टॉपिक में भैया अगर आपको 30 नंबर मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हैं। सबसे पहला है कि आर्टिकल। आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो ये क्वेश्चन बार बार चलता है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, कि कौन सा आर्टिकल हम तैयार करके जाएं कि यहां से क्वेश्चन मिल जाए। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बस गिने चुने हैं भैया, और हमने सबको करवा भी दिया है, और बाकी जो बचेगा वो भी आज निपटा देंगे। देखिए, अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात कर ले 2026 बोर्ड एग्जाम में, अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात कर ले भैया, तो सबसे पहला आपका हो जाता है कि राइजिंग प्राइसेस इन आवर कंट्री। अब देखिए, इसको बात कर ले भैया किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये महंगाई को लेकर के है भाई। राइजिंग प्राइसेस का मतलब बढ़ती हुई जो कीमत दर है, ठीक, यानी बढ़ती हुई कीमतें हैं, तो मतलब वही महंगाई। अब इसको देखिए कई तरीके से पूछ सकता है। इसको पूछेगा कि राइजिंग प्राइसेस इन आवर कंट्री, या इसको ऐसे पूछ सकता है कि प्राइस राइज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द पुअर, कि बढ़ती हुई जो महंगाई और इसका गरीबों पर प्रभाव, या इसको कहेगा सोरिंग प्राइसेस। इस तरीके से अगर आप नजर डालें भैया, तो ये क्वेश्चन 2024, 23, 22, 19, 17, 15, 14, मतलब अगर देखें तो 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, और यहीं तक सफर नहीं रुकता, और ये 2025 के भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है भैया। 2025 में भी आया है। तो आप अगर नजर डालिए पैटर्न इसका क्या है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लगातार पूछा गया है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने करवाया भी है, बाकी फिर से करवा देंगे, डोंट वरी। अब दूसरा अगर बात कर ले बच्चों, जो दूसरा आपका लेट मतलब आर्टिकल हो जाता है वो क्या है कि प्लेस ऑफ मदर इन हाउस, कि मां का घर में क्या रोल होता है। या इसको पूछ सकता है मदर ए गिफ्ट टू द फैमिली, कि भैया जो मां है परिवार के लिए एक उपहार। अथवा में पूछा जा सकता है कि माई मदर माई बेस्ट फ्रेंड, कि मेरी मतलब बेस्ट टीचर, कि मेरी माँ एक बेस्ट टीचर है मेरे लिए। या फिर रोल ऑफ मदर इन फैमिली, कि फैमिली में माँ का क्या रोल होता है। देखा जाए तो 17 में आया था, 19 में, 21 में, 23 में। और ये भाई हालांकि सेम हूबहू नहीं पूछा था, लेकिन वोमेन का जैसे होता है ना कि प्लेस ऑफ वोमेन इन आवर सोसाइटी, तो वहां से मिलता जुलता भैया ये 2025 में भी एक आया था एक सेट में, ठीक है। तो यहां से मिलता जुलता ये क्वेश्चन आया था, ठीक। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेस पे किया जाने वाला क्वेश्चन। आई बात समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी इसको ध्यान से समझ लीजिएगा भैया, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे देखेंगे तो और भी आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं गिने चुने। जैसा कि तीसरा है कि हेल्थ इज वेल्थ, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, तो भैया इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए। आप सभी जानते हैं भाई, हम अक्सर ये बोलते हैं जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। या इसको भाई इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, कि अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है। या द वैल्यू ऑफ हेल्थ इन लाइफ, कि भैया कह रहा है कि जीवन में अच्छे स्वास्थ्य मतलब जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है। या हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कि स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में स्वस्थ जीवन मतलब स्वस्थ लाइफ कैसे जिया जाए, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आप इसे देखें तो भैया 2015, 17, 22, 23, 24
और इसका सफर यहीं पर नहीं रुकता, ये 2025 के भी पेपर में आया था। और सबसे जो नीचे लिखा है वही आया था, वही करके आया था कि हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कि भैया हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, की लंबा यानी किस तरह से लंबा स्वास्थ्य जीवन जिया जाए। ठीक, इसलिए भैया ये वाला जो है प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ वाला। ठीक, चलिए, और अगला जो आपका आर्टिकल हो जाता है, अगला जो आर्टिकल होता है इसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहां पे गेम की बात की जाती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कि भैया कह रहा है कि गेम यानी खेल का क्या महत्व होता है, या इसको कहेगा वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, या इसी को कहेगा वैल्यू ऑफ गेम्स, या कहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ। इसको अगर देखें तो 2019 में, 20 में, 23 में, 24 में, लेकिन 25 में ये नहीं आया, 25 में इसको मिस किया गया है। इसलिए भैया ये 26 में बहुत ज्यादा इसकी संभावना, क्योंकि प्यारे बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 2025 में जब किसी भी 7 सेट बन रहे हैं, अगर सातों में नहीं आया है तो समझ सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है कि भैया 26 में पूरी तैयारी में है। ठीक, अगला अगर बात कर लें, अगला आपका जो आर्टिकल हो जाता है, अगला है कि योर एम इन लाइफ। इसको ऐसे योर एम इन लाइफ, कि आपका जीवन में उद्देश्य क्या है, या योर विजन इन लाइफ, ठीक है इसको, या फिर इसी को कहेगा माई एम्बिशन इन लाइफ, या योर एम्बिशन इन लाइफ। तो ये करके आया था योर एम इन लाइफ, ठीक है 2025 में। बाकी 17 में, 19 में, आप 20 में देख सकते हैं, 22 में, 23 में, लेकिन हमने बताया ना कि भैया 2025 के भी क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ, ठीक है। ठीक, 2025 के भी क्वेश्चन पेपर में ये वाला आर्टिकल आया है, तो इसको भी मिस मत करिएगा। वैसे सारे करवा दिए हैं, नहीं तो अगर आप कमेंट करेंगे भैया तो हम तो अच्छे से करवा ही देंगे, ठीक है ना, सारे के सारे एक ही फ्रेम में। अब यहां से एक और आपका पूछा जाता है, ठीक है ना, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए। अब उसके बाद और भी इक्के दुक्के हैं, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम बता ही दे रहे हैं, लेकिन भाई मिस नहीं करना, इनको भी देखना है। अगला है जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, या फिर इसे कहेगा ऑनलाइन क्लासेस, जो कि 2020, 22 और 24 में ये आया हुआ है। लेकिन भैया ये 2026 में किसी भी सेट के अंदर नहीं दिखा, ठीक है, मतलब 2025 में किसी भी सेट के अंदर नहीं दिखा। आगे आपका है कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इसको कई तरीके से कर सकता है कि, या फिर कहेगा कि प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, या पॉल्यूशन कंट्रोल, या कहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन अवर लाइफ, या कहेगा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, या फिर भैया इसको बोलेगा कि पॉल्यूशन स्प्रेड बाय द व्हीकल ट्रैफिक, ठीक है, इस तरह से अगर इसे नोटिस किया जाए तो 2016 में, बाकी यहां 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में, तो ये लगातार आया हुआ है। और इसका जो सफर है मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे नहीं रुकता, ये 2025 के पेपर में भी दिखाई पड़ा है, ठीक है ना, 2025 के भी क्वेश्चन पेपर में दिखा है। तो 2026 में भी पूरी संभावना है, क्योंकि इसका पैटर्न सेम होता है, पॉल्यूशन से संबंधित तो देगा ही देगा किसी ना किसी सेट में। ये जो पॉल्यूशन से है, प्रदूषण की समस्या को लेकर के है, पर्यावरण प्रदूषण देता है। अब उसके बाद एक और भी आ जाता है आपका, एक और जैसे है, ठीक, इसको तो समझ लेना, नहीं तो भूल जाते हो आप लोग, तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लिख दे रहे हैं, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जैसे अगला है कि साइंस बोन आर बैन, किस जो विज्ञान वरदान और अभिशाप के रूप में, या साइंस हैज मेड मैन
इट्स स्लेव, या फिर विज्ञान ने व्यक्ति को अपना दास बना लिया, या फिर ऐसे कहेगा वंडर ऑफ साइंस, साइंस के जो चमत्कार। ठीक है, देखें 2017, 19, 22, 24, तो देखा जाए तो 2025 में ये भी किसी सेट में नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब हम देख लेते हैं, एक और बहुत ज्यादा किया जाता है क्वेश्चन, एक और पूछा जाता है, इसमें जो आता है भैया वो आता है कि रोल ऑफ यूथ। क्या चीज भैया? कि रोल ऑफ यूथ, जो कि कई बार देखने को मिला है, रोल ऑफ यूथ इन कंट्री। ठीक, कि देश में जो यूथ है, जो युवक नव युवक है, उनका क्या योगदान है, इस पे बहुत ज्यादा, बाकी तो सब पे हमने करवाया है। तो चलिए इस पे भी हम किस तरीके से आर्टिकल बहुत सिंपल तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखना है चलिए देख लेते हैं। ठीक है भैया, चलिए चलिए तो यहां से देख लेते हैं भैया कि रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया, या कहेगा रोल ऑफ यूथ इन आवर कंट्री। ठीक है, इस तरीके से देगा। तो किस तरीके से लिखना है, हमने बहुत सिंपल से सिंपल वर्ड्स का यूज किया है और बहुत इजीली आप समझ जाओगे। ठीक है, रटने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। लिखेंगे बबुआ कि इंडिया बिकम फ्री, इंडिया बिकम फ्री ऑन अगस्त 15, और उसके बाद कितना है भैया 1947। फिर आगे कह रहा है कि यंग मैन हैड प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन विनिंग फ्रीडम। कह रहा है कि भारत को जो आजादी मिली वो कब? 15 अगस्त 1947 को मिली। और कह रहा है कि यंग मैन हैड प्लेड, कि यूथ जो है यानी जो युवकों ने, देखिए हैड प्लेड, उन्होंने क्या किया? हैड प्लेड मतलब ए ग्रेट पार्ट इन विनिंग फ्रीडम, उन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। ठीक है, या एक अहम तरीके से उन्होंने क्या है लड़ा। आगे कह रहा है कि नाउ स्टूडेंट्स हैव अ ड्यूटी, अब क्या है जो छात्र हैं उनका ये कर्तव्य बनता है टू अपलिफ्ट द कंट्री आफ्टर फ्रीडम, की स्वतंत्रता के बाद देश को क्या करे भैया? ऊंचाई तक ले जाए। ठीक, कह रहा है कि देश को आजादी 15 अगस्त सन 1947 को मिली। फिर उसके बाद कहा कि इसमें जो युवकों ने अपना अहम यानी स्वतंत्रता पाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपना अहम रोल निभाया। अब ये छात्रों का कर्तव्य होता है, यानी उनकी ड्यूटी है कि अब देश को ऊंचाई तक ले जाएं। आगे लिखेंगे कि स्टूडेंट्स ऑफ टुडे, कि आज के जो छात्र हैं, आर द सिटीजन ऑफ टुमारो, यही कल के क्या है? नागरिक है। फिर दे विल बी फ्यूचर जजेस, वे भविष्य में क्या है? जज, भविष्य के जज होंगे। वर्कर्स, कार्यकर्ता होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लॉजिस्लेटर, वो क्या होंगे? प्रशासक, और क्या होंगे भैया? प्रशासक होंगे, और साथ ही साथ कानून निर्माता होंगे। फिर आगे कह रहा है कि टू बिकम परफेक्ट सिटीजन, एक परफेक्ट सिटीजन बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए स्टूडेंट्स शुड ड्यूटी हार्ड एंड सिंसियरली, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए छात्रों को अपने कर्तव्य को बड़े ही निष्ठापूर्वक और क्या है? सिंसियरली, ईमानदारी के साथ करना होगा। दे शुड नॉट वेस्ट द टाइम इन पॉलिटिक्स, उन्हें अपना जो समय है वो राजनीति के पीछे बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, अर्थात राजनीति के पीछे टाइम उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे है कि डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ, कह रहा है कि अनुशासन जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, कारक होता है। फिर आगे कह रहा है कि गुड हेल्थ इज आल्सो वेरी नेसेसरी टू स्टूडेंट्स, कि अच्छा स्वास्थ्य भी स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है? बहुत आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। और स्टूडेंट्स शुड बी हेल्दी इन माइंड एंड बॉडी, और छात्रों को कह रहा है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, बोले तो स्वस्थ होना चाहिए। ठीक, विदाउट गुड हेल्थ आवर फ्यूचर सिटीजन
विल बिकम वीक। कह रहा है कि बिना अच्छे स्वास्थ्य के हमारे जो फ्यूचर सिटीजन है, भविष्य के नागरिक हैं, वो क्या हो जाएंगे, बिकम वीक, वो कमजोर पड़ जाएंगे। द कंट्री देन कैन नॉट प्रोग्रेस, तब ये जो देश है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब देश तब आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है भैया, चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे देखेंगे। हो गया, चलिए आगे देखेंगे। आगे लिखेंगे भैया, देखिए आगे लिखना है कि बाई डूइंग सोशल सर्विस, की जो सामाजिक सेवा है, बाई डूइंग सोशल सर्विस की सामाजिक सेवा या समाज सेवा करके स्टूडेंट्स में कम इन द कॉन्टेक्ट विथ कॉमन मैन, की सोशल समाज मतलब जो सोशल सर्विस है करके जो स्टूडेंट्स है वो कह रहा है कॉमन मैन, जो भाई कॉमन मैन है उनके कांटेक्ट यानी संपर्क में आ सकेंगे। फिर कह रहा है कि दे विल नो देयर प्रॉब्लम्स, तब वे उनकी समस्याओं के बारे में जान सकेंगे। फॉर दिस, ऐसा करने के लिए स्टूडेंट्स मस्ट हैव फाइंड टाइम फॉर सोशल सर्विस आफ्टर स्टडी हावर्स, ऐसा करने के लिए स्टूडेंट्स को घंटों घंटों पढ़ाई करने के बाद क्या है उनके लिए समय निकालना होगा। ऐसा करने के लिए कि भैया घंटों घंटों की पढ़ाई के बाद उन्हें क्या करना होगा, उन व्यक्तियों के लिए समय निकालना होगा। फिर कह रहा है कि द स्टूडेंट्स शुड गो द नियर बाई विलेजेस, कि छात्रों को अपने पास के गांवों में जाना होगा। और दे कैन टीच देम डिसिप्लिन, वे उन्हें अनुशासन सिखा सकते हैं। कौन, मतलब स्टूडेंट किनको सिखा सकते हैं, विलेजर्स को, यानी जो गांव में है वे उनको अनुशासन सिखा सकते हैं। और दे कैन एक्सप्लेन देम द एविल्स ऑफ द सोसाइटी, वे उनको, दे कैन एक्सप्लेन, वे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, देम उन्हें, द एविल्स बुराइयों के बारे में, ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी में, तो वे उन्हें सोसाइटी में व्याप्त बुराइयों के बारे में बता सकते हैं। आगे लिखेंगे आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद, द स्टूडेंट हैव सो मेनी ड्यूटीज टू डू, कि स्वतंत्रता के बाद स्टूडेंट्स के पास बहुत से कर्तव्य हैं करने के लिए। द फ्यूचर ऑफ कंट्री विल बी सेफ इन द राइट हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, सो दे शुड बी ड्यूटीफुल, डिसिप्लिन्ड, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। देखिए कह रहा है कि द फ्यूचर ऑफ कंट्री, कि जो देश का भविष्य है वो विल बी सेफ इन द राइट हैंड, ठीक है, वो कह रहा है कि सही हाथों में ही, यानी स्टूडेंट के सही हाथों में ही सुरक्षित रहेगा। सो इसलिए दे शुड बी ड्यूटीफुल, इसलिए उन्हें कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित और क्या है, ईमानदार और हार्ड वर्किंग यानी परिश्रमी होना होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों कि रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न कंट्री, ठीक है ना, या मॉडर्न इंडिया। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हम भैया आर्टिकल लिख सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब देख लेते हैं कि भैया ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि लेटर्स में भी ज्यादातर कुछ रिपीटेड होते हैं कि भैया बार बार वही आते हैं, ठीक है ना। चलिए उसको देख लेते हैं हम। चलिए भैया अब हम देख लेते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट लेटर्स को। देखिए लेटर जो ऐसे होते हैं, क्योंकि भाई आर्टिकल में भी आपके 3 से 4 रहता है और आपको 1 करना है, और लेटर में भी अथवा करके रहेगा, आर करके रहेगा, जिसमें आपको 1 करना होता है। और लेटर हो आर्टिकल हो, आपको मालूम है बच्चों कि ये पूरे के पूरे 10 नंबर में पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपके लेटर्स जो हम देख लेते हैं आज। देखिए पहला है कि भैया राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो भैया जितना कुछ कहें उतना कम,
क्योंकि बहुत कम ही देखने को मिला है कि जब ये ना पूछे जाए, नहीं तो ये इतना ज्यादा पूछा जाता है। कह रहा है कि अपने देखिए अपने इलाके में, कह रहा आपके इलाके में हो रही बिजली कटौती को लेकर के किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखिए। और इसी के जैसा सेम एक और होता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ, जहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, ठीक वहीं पर वाटर सप्लाई, यानी इलेक्ट्रिसिटी जहां वही वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो ये भी दोनों सेम एक जैसे हैं और दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और या फिर तीसरा जैसे होता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके पहले भी हमने बताया है और इसको इसके पहले भी हाल ही में करवाए हैं कि जो वाटर टैक्स है, हाई राइज वाटर टैक्स है, इस पे कि जो पानी पर कर की वृद्धि है या जो टैक्स है उसके लिए आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को क्या है अपनी चिंता व्यक्त करते हुए एक लेटर लिखना है। या फिर बच्चों एक होता है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है और उन्हें क्या या लेटर लिखना है और उन्हें अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबों के, ठीक है, यानी किताबों का जो संस्करण है उसको बढ़ाने के लिए, कि जो नई किताबें हैं उनका क्या है संस्करण, मतलब किताबों का देखिए शॉर्टेज का मतलब कमी, कि किताबों की कमी है और उसको बढ़ाया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इनको देखना भाई जरूरी है हर हाल में। हो गया ना। देखिए अब यहां से भैया एक दो और आपके होते हैं, और भी है जो जिसमें है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर या फिर सिस्टर, यंगर ब्रदर या सिस्टर कह के आएगा, टेलिंग हिम या हर और द यूसेस एंड मिस यूसेस ऑफ सेल फोन, कि अपने छोटे भाई या बहन को क्या है मोबाइल फोन के क्या कहते हैं लाभ और हानि के बारे में बताना है एक लेटर के माध्यम से। इसको भी हाल ही में करवाए हैं, ठीक है। और या तो एक होता है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल योर टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। ये भी पूछा जाता है कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए और उसमें क्या है कि ये फ्री स्टूडेंटशिप की निःशुल्क छात्रवृत्ति के बारे में, कि आपको अपनी पढ़ाई जारी रखना है और अब आप क्या है ये पैसा देने के लिए भैया बिल्कुल भी पैसा देने के काबिल नहीं है, लेकिन आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, तो उसके लिए ये लेटर लिखना होता है। तो ये कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनको हर हाल में लिखना है आपको, ठीक है। आपके एक स्वच्छता के बारे में और आता है, उसको भी देखना है। बाकी चलिए एक लेटर को हम देख लेते हैं अच्छे से। यहां पे भैया हम एक लेटर को लेकर आए हैं जो कि है लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, यानी वही निःशुल्क छात्रवृत्ति वाला, ठीक है। अब कैसे लिखना है, क्योंकि बता दिया ना यहां पे बात है पूरे 10 नंबर की, तो भैया हम 10 नंबर जाने नहीं देंगे, किस तरीके से लिखना है बबुआ चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कि टू द प्रिंसिपल। अब देखिए टू द प्रिंसिपल जैसे लिखते ना कि आपने लिखा होगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ऐसे करके, तो वही इंग्लिश में भी आपने लिखा होगा कि टू द प्रिंसिपल, उसके बाद लिख दीजिए यहां जनता इंटर कॉलेज प्रयागराज या एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई जेड कॉलेज प्रयागराज, या फिर और कोई सरदार पटेल, ठीक है, कॉलेज प्रयागराज, कुछ भी लिख दीजिए, व्हाट एवर, कोई मैटर नहीं करता। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है वो सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो सब्जेक्ट क्या है भैया, किस मतलब किस टॉपिक के बारे में लेटर लिख रहे हैं, तो फ्री स्टूडेंटशिप टू स्टडी फर्दर, कि आगे भाई शिक्षा ग्रहण करने के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति के संपर्क में। फिर लिखेंगे डियर सर या मैडम। अगर बच्चों आपने इतना भी लिख दिया, क्योंकि हमने आपको बताया है और ये बार बार बताते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में चलता है स्टेप मार्किंग, तो अगर आपने इतना भी लिख दिया, ये जो इतना फंडा लिखा है
इस कोष्टक के अंदर इतना भी लिख दिया, मान लेते हैं उसके आगे ये नीचे नहीं लिखा, तब भी आपको 2 से 3 नंबर मिल गए। तो आप सोचेंगे इतना का मिल गए इतने, बिल्कुल मिल जाते हैं भैया। इसमें स्टेप मार्किंग चलता है, यानी जैसे लेटर है आपका कई स्टेप में चलता है। आपका लेटर जो है वो 2 से 3 स्टेप, आपका पहला स्टेप ये हो जाता है, दूसरे स्टेप में ये 2 से 3 लाइन रहता है, तीसरे स्टेप में ऐसा नीचे की लाइन। तो भैया इसमें इसीलिए कहा जाता है स्टेप मार्किंग। तो यहां पर आप शुरुआत अब करेंगे, तो जैसे डियर सर लिखेंगे तो जस्ट इसके नीचे से नहीं, जैसा जगह हमने खाली रखा वैसे आपको रखना है। फिर लिखेंगे कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े आदर के साथ या आदरणीय महोदय, आई बेग टू से दैट, कि बड़ी विनम्रता के साथ या मेरी आपसे विनती है, दैट आई पास्ड 11th क्लास फ्रॉम दिस कॉलेज लास्ट ईयर, कि मैंने पिछले वर्ष इस कॉलेज से 11th की पढ़ाई पूरी की। और आई वांट टू कीप रेगुलर माई स्टडी इन दिस कॉलेज, कि मैं इस कॉलेज में अपनी स्टडी रेगुलर रखना चाहता हूं। बट माई फादर इज अ लो पेड एम्प्लॉइज, की लेकिन मेरे पिताजी क्या है, बहुत लो पेड एम्प्लॉय का मतलब कि उनकी इनकम बहुत कम है, ठीक है, यानी उनकी इनकम क्या है, बहुत कम है। हिज मंथली इनकम इज 800 ओनली, कि उनका जो महीने की कमाई है वो 8,000 रुपए केवल है। देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, और मेरे घर में 7 सदस्य हैं। 3 ऑफ देम, उनमें से 3 आर स्टूडेंट्स, उनमें से जो 3 लोग हैं वो क्या है, स्टूडेंट्स है। सो माई फादर लो इनकम डज नॉट अलो इट, इसलिए मेरे पिता की जो ये लो इनकम है वो अब ये अनुमति नहीं देती कि मैं आगे पढ़ सकूं, ठीक है। आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन प्रीवियस क्लास, कि मैं पिछली कक्षाओं में हमेशा से यानी सदैव फर्स्ट आता रहा हूं। और आई एम द कैप्टन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम, और मैं अपने कॉलेज के क्रिकेट टीम का कप्तान भी। तो ये हो जाता है। अब उसके बाद एक नई लाइन से आप फ्रेश न्यू लाइन से लिखेंगे, भैया यहां जगह कम थी इसलिए नहीं लिखा, आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे कि यहां से कि काइंडली ग्रेंट मी फ्री स्टूडेंटशिप, कृपया करके मुझे निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। और सो दैट, ताकि आई मेक अ रेगुलर माई स्टडी, ताकि मैं क्या है अपनी पढ़ाई को रेगुलर आगे जारी रख सकूं। और आई नॉट ओनली हैव होप, मुझे केवल आशा ही नहीं है, बट कंप्लीट फेथ इन यू, बल्कि आप में पूरा मुझे विश्वास है, दैट यू विल ग्रांट माई रिक्वेस्ट, कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को, इस विनती को क्या करेंगे भैया, मतलब इस विनती को आप मेरी इस विनती को एक्सेप्ट करेंगे, इस पे अमल करेंगे। तो इस तरीके से, और इसके बाद यहां से योर फेथफुली लिख देंगे XYZ, ठीक है ना, यहां से लिख देंगे इसके बाद XYZ, इस तरह से लिख देना होता है, ठीक, कि आपका जो हितकारी है वो XYZ, इस तरीके से आपको लेटर लिख देना है। नोट कर लीजिए, हो गए। तो ये हो गया भैया एक तो आर्टिकल, दूसरा लेटर। अब जो एकदम ठोस ठोस वाला होता है वो हम चले जाएंगे सेक्शन डी में। सेक्शन डी में आपका एक होता है स्टेंजा, एक होता है स्टेंजा और एक होता है सेंट्रल आइडिया। तो वहां से जो होता है वो भी बहुत सिंपल होता है, क्योंकि वो भी एकदम 100 में 100% फिक्स होता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं जल्दी से। चलिए भैया सेंट्रल आइडिया वाले को देख लेते हैं। जो सेंट्रल आइडिया होता है ना बबुआ, ये सेंट्रल आइडिया है भैया, कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का, ठीक है। मतलब 4 नंबर 100 में 100% लिख के रख लो, कोई नहीं ले सकता आपको आपसे, क्योंकि ये एकदम फिक्स होता है। आप शुरू के 2 से 3 देख लो भाई, 2 से 3 देख लो, देगा कौन, 3 देता है। पहली बात तो हम तीनों बताएंगे, तीनों फंस जाएंगे। आपके पास वैसे 3 ऑप्शन, भाई पहला नहीं दूसरा, भाई पहला दूसरा देगा होगा, या दूसरा तीसरा, या तीसरा पहला, ठीक है ना, या दूसरा तीसरा ऐसा करके घुमाएगा।
बार बार, लेकिन हम 3 बता देंगे, उससे बाहर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, फिनिश एकदम। देखिए भैया, पहला जो सेंट्रल आइडिया है, मतलब जिसको केंद्रीय भाव बोलते हैं, पहला है माई मदर एट 66। यहां पहले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है, वैसे बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा लंबा लगता है, बट डोंट वरी, इतना भी लंबा नहीं है, क्योंकि अगर 4 नंबर मिल रहे हैं इतना लिखने से ही, तो बहुत अच्छी बात है। लिखेंगे कि द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, कि जो माई मदर एट 66 पोएम है वो कमला दास द्वारा क्या है, कंपोज की गई है, रचित है। द पोएम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, कि ये जो कविता है, ये जो कविता है, कह रहा है कि जो इसमें कवित्री, क्योंकि इसमें जो कमला दास है ये खुद को ही अपना एक क्या है, पात्र मान लेती हैं, ठीक है, खुद, और ये अपने मां को खोने के भय को बताती है, ठीक है, ये कविता। और हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, कि उनकी जो मां है यानी कमला दास, उनकी मां अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। सो द पोएटेस फील्स, इसलिए कवित्री महसूस करती है दैट हर मदर विल पास अवे सोन, कि उसकी मां जल्द ही गुजर जाएंगी। और पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, कि जो कवित्री होती है इस विचार से बड़ी भयभीत हो जाती है। टू केम आउट ऑफ दिस थॉट, इस विचार से बाहर आकर के सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वो कार के बाहर देखती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वो अपने, आपको पता होगा इस कविता के बारे में कि इसमें कमला दास क्या होती है, घर से एयरपोर्ट यानी कोचीन एयरपोर्ट पर अपने मां को कार से छोड़ने के लिए रवाना होती हैं, और रास्ते में यही सब कुछ सोच रही होती हैं, क्योंकि उनकी मां जो है 66 यानी 66 वर्ष की हो चुकी है। तो वही चीज है कि वो क्या है, इन विचारों से बाहर आती है और कार से बाहर देखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, जो बाहर का नजारा था वो खुशियों से एकदम से, मतलब चहल पहल से भरा हुआ था। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, कि जो पेड़ थे वो तेजी से भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और बच्चे बहुत खुश, क्योंकि आप जब गाड़ी से जाओगे तो पेड़ जाहिर सी बात है वो नाचते हुए लगते हैं, तेजी से चलते हुए। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचकर सी लुक्ड अगेन हर मदर, उसने दोबारा अपने मां की तरफ देखा। सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, कि कवित्री ने, अर्थात वहां पहुंचकर कवित्री ने अपने मां को देख करके दर्द को महसूस किया। क्या देखा, कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, अपने मां के एकदम यानी बेजान और पीले पड़े चेहरे को देख करके। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाते हुए। द पोएटेस सेड, कवित्री ने कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा अब हम जल्द ही मिलेंगे, कि अम्मा अब हम फिर से जल्द ही मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको बच्चों माई मदर एट 66 पर क्या है, सेंट्रल आइडिया लिख देना है। ठीक, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो, बाकी और भी सेंट्रल आइडिया हम करवा देते हैं। हो गया, चलिए अगला देख लेते हैं, कीपिंग क्वाइट। अब देखिए ये थोड़ा छोटे छोटे हैं, ये याद कर लो और आसान है। कीपिंग क्वाइट में क्या है भाई, पहली लाइन तो सब में एक जैसे लिखना है कि द पोयम कीपिंग क्वाइट, या चुप रहना इसको या शांत रहना बोलते हैं। कीपिंग क्वाइट जो पोयम है इस कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा, कि कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है पाब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है। इट इज अ वेरी सिंपल पोयम, ये बहुत ही साधारण सी कविता है। इन दिस पोयम, इस कविता में पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, कि आज हमारा जो जीवन है इज हेस्टी, वो भाग दौड़ से भरा हुआ है, एंड विदाउट डायरेक्शन, और बिना किसी दिशा के है। कहने का मतलब कि आज मनुष्य जो है भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भाग रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी चलने का उनका कोई डायरेक्शन नहीं, कोई तरीका नहीं है। और ये बात सच है, आज हम सभी क्या है, भेड़ बकरियों की तरह बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, वही चीज है। आगे कह रहे हैं कि द पोएट आस्क,
कि कवि कहता है अस हमको, टू स्टॉप वार्स वार रोकने के लिए जो युद्ध है, हेट नफरत को रोकने के लिए, पॉल्यूशन प्रदूषण कम करने के लिए, किलिंग ऑफ एनिमल्स जीव हत्या को कम करने मतलब रोकने के लिए, एंड हंटिंग अवर सेल्फ अपने स्वयं को क्षति पहुंचाने के लिए। यानी कवि हमको क्या है ये सारी चीजें रोकने के लिए कहता है। ही सेज वो कहता है दैट अर्थ टीचेस अस अ लॉट कि पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है, पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बट वी डू नॉट द अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन हम सभी क्या है कि पर्पस ऑफ लाइफ जीवन के उद्देश्य को समझ ही नहीं पाते हैं। आगे लिखेंगे कि पोएट सेज कवि कहता है दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कवि कहता है कि कह रहा है कि एनी प्रॉब्लम कोई भी समस्या हो कैन बी सॉल्व की जा सकती है बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्म संरक्षण के द्वारा। फिर आगे कहा देन तभी वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, तभी हम अपने क्या है कार्यों को, रिज्यूम मतलब रुके हुए या बाधित, तभी हम अपने रुके हुए कार्यों को क्या है सही डायरेक्शन में आगे की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है ना, तो देखा ना आपने बहुत सिंपल तरीके से भैया हम अगर ऐसे लिखते हैं बच्चों तो डेफिनेटली 4 नंबर फिक्स है, और ये एकदम 100 में 100% फिक्स वाला टॉपिक होता है। नोट कर लीजिए, फिर अगला भी करवा देते हैं। हो गया। एक और है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की वस्तुएं। इसमें भी पहली लाइन तो हमने बताया ना सेम लिखना, और वैसे भी इतना आसान आपको मिलेगा कहीं नहीं। ठीक है ना, चाहे जहां जाओ भैया कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देखो इतना सरल नहीं मिलेगा, इसीलिए बोल रहे हैं अच्छे से नोट कर लीजिए। आपकी मर्जी, हमने 3 बता दिया, तीनों तैयार कर लिए तो 3 के तीनों फंस जाएंगे डेफिनेटली, तीनों याद रखना। बाकी तीनों में कोई भी एक तैयार कर लो, वैसे भी कोई एक तो आ ही जाएगा, कोई भी जो 3 बताए हैं 3 में कोई एक ही तैयार कर लो तब भी काम हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट। ठीक, कि जो पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज्ड की गई है, यानी रचित है। ठीक है, आगे लिखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं। ठीक है, सौंदर्य की वस्तु ये जो पोयम है टेल्स अस ये हमें बताती है दैट कि द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ए ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। कि कह रहा है कि ये सौंदर्य की वस्तु जो ये कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो कविता है ये हमको ये बताती है कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, सुंदरता की वस्तुएं हैं, कि कह रहा है कि ये आनंद और खुशी का क्या है एक ग्रेट मतलब सोर्स है। सोर्स का मतलब स्रोत, ये क्या है कि जॉय एंड हैप्पीनेस, ठीक है, का स्रोत होती है। और थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं नेवर एंड्स, ये कभी खत्म नहीं होती, यानी सुंदरता की जो वस्तुएं हैं कभी खत्म नहीं होती है। ठीक, देयर फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, इसलिए जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो क्या है एक अनमोल खजाना है। जाहिर सी बात है भैया, ये होता है कि जो चीज व्यक्ति कहते हैं ना कि जो चीजें दिल से भा जाए उनकी बात ही कुछ अलग होती है, वो चीज अलग है। जैसे भाई अगर बात करें तो आदमी जैसे कोई किसी को प्रेम करता है, लाइक दैट समझ लीजिए कि जब तक शरीर में कहते हैं ना कि उनका थोड़ा कोमल अंग है, ठीक है, थोड़ा जिसको बोलते हैं कि अगर अट्रैक्शन है बाहरी अट्रैक्शन, तो वो प्यार तभी तक करेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तभी तक आपस में प्यार रहेगा जब तक थोड़ा हैंडसम दिखेगा लड़का, और लड़की को तब तक वो प्यार करेगा जब तक थोड़ी वो अच्छी लगेगी, हाँ वो सुंदर दिख रही है। लेकिन जब शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी, शरीर में जब हाथ पैर कांपने लगेंगे, उसके बाद तब क्या होगा, बातें भी एक दूसरे की खराब लगेंगी, है ना। लेकिन वही चीज कि जो अंदर से जो सुंदरता रहती है, जिसको बोलते हैं कि भाई वो अगर डीपली लव करते हैं, अंदर से एक दूसरे को प्यार करेंगे, तो वो एकदम लास्ट के अंतिम स्टेज तक भी वो खूबसूरती रहेगी।
है ना, वो फिर शकल सूरत से नहीं लुभाते हैं कि हाँ हमको शक्ल इनकी पसंद है क्या, कोई मैटर नहीं करता। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड्स, कि जो सौंदर्य की वस्तु है वो कभी खत्म ही नहीं होती है, इसका अंत ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन वही चीज है ना कि भाई आज जमाना अलग है, ठीक है ना, आज के टाइम में जमाना अलग है। देयर फोर वही चीज कह रहा है कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, इसलिए सौंदर्य की जो वस्तुएं हैं वो एक अनमोल खजाना है। विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय के साथ साथ द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी, कि जो कह रहा है कि सुंदरता की मीठी यादें हैं, बिकम मोर जॉयफुल, वो और भी आनंददायक बन जाती है। क्रिएटर्स ऑफ गॉड, जो ईश्वर की रचना है, प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस टू अस, वो हमें ऊर्जा और खुशी प्रदान करती है। भाई ईश्वर की रचना में क्या, पेड़ पौधे, झील, नदियां, तालाब, ये सारी चीजें है ना, पशु पक्षी, ये सब क्या है, हमको एक एनर्जी और खुशी प्रदान करते हैं। द थिंग्स अराउंड अस मेक अस फील हैप्पी, जो हमारे तरफ कह रहा है, द थिंग्स अराउंड अस, हमारे तरफ, हमारे चारों ओर जो चीजें हैं, मेक अस फील हैप्पी, वो हमें क्या है, एक खुशी का एहसास दिलाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी पर आपका भैया क्या कहते हैं कि सेंट्रल आइडिया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब आ जाते हैं भैया आपका जो स्टेंजा वाला होता है। स्टेंजा भी कुछ करना नहीं, एकदम समझो फ्री के 6 नंबर होते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए भैया स्टेंजा में देखिए ये जो स्टेंजा होता है कितने नंबर का आता है भैया, तो पूरे 6 नंबर का। और स्टेंजा में भी ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपका पहला दूसरा तीसरा 3 ही चैप्टर देख लो, स्टेंजा फिक्स हो जाता है। जैसे यहां एक स्टेंजा है, ठीक है, जैसे भाई हिंदी में गद्यांश पद्यांश चलता है, तो भैया जैसे पद्यांश है तो यहां पर भी वही है, एक पोयम का एक पार्ट होता है, ठीक है, दिया रहेगा, उससे रिलेटेड नीचे 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर, इस तरह से 6 नंबर। जैसे यहां लाइक दैट एक दे दिया गया है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ, हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन लास्ट, सॉरी कह रहा दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सोन पुट दैट थॉट अवे। देखिए यहां पे दिया गया है एक स्टेंजा, इसमें बोल रहा है भाई इसका अर्थ वैसे निकालने की जरूरत नहीं, बट हम समझने का प्रयास करते हैं। दिया है कि इसमें क्या होती है, जो कवित्री होती है कमला दास, वो कह रहा है कि देखिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह वो अपने पेरेंट्स से के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। फिर आगे कह रहा है कि आई सा माई मदर, कि मैंने अपनी मां को देखा जो मेरे बगल में बैठी थी, वो डोज, डोज का मतलब ऊंघना, ऊंघ रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला था, हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, उनका जो चेहरा था वो एकदम मतलब झुर्री उस पर पड़ गया था, ठीक है, ऑफ एक कार्प्स, एक लाश की, मतलब देखिए कह रहा हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, यानी वो एक लाश की तरह जैसे बेजान पड़ जाता है उसी तरह। एंड रियलाइज्ड विथ है पेन, और मुझे बड़े ही दर्द के साथ ये एहसास हुआ दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो वास्तव में उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितना वो दिखाई पड़ रही है। बट सोन पुट दैट थॉट अवे, जल्द ही, लेकिन जल्द ही मैं इन विचारों से बाहर आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कि कवित्री कहाँ के लिए रवाना हो रही, यानी कहाँ जा रही थी, और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उनके बगल कौन बैठा था। तो प्यारे बच्चों ये तो एकदम हलवा सा क्वेश्चन है कि भैया देखिए आधा क्वेश्चन आपका इतना याद रखना कि जिस भी क्वेश्चन मतलब टेंस में क्वेश्चन रहे, आंसर भी उसी टेंस में लिखना है।
और यहां पर देखिए भाई जो रहे एकदम, अब भाई इसका करता है क्योंकि आधा तो समझो इसी क्वेश्चन में ही छिपा होता है। कह रहा है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, तो भैया यहां से पूरा पहले कविता क्या कहते हैं सब्जेक्ट उठाओ तो लिखेंगे द पोएट वाज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचीन, यही तो है भैया। यहां पे देखिए कोचीन जा रही थी। अब उसके बाद कह रहा हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, कि उनके बगल में कौन बैठा था, तो यहां पर लिखेंगे कि हर मदर वाज, हर हु की जगह पे लिख देंगे बस हर मदर वाज, हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड, बिसाइड हर, ठीक है, यानी उनकी माता जी उनके बगल बैठी थी। एक मिनट भाई थोड़ा पानी पी ले। हो गया, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, कि जो पोएट हैं उन्होंने अपने मां के बारे में क्या नोटिस किया। तो भैया नोटिस क्या करती हैं, नोटिस करती हैं कि उनका मुंह खुला था, मतलब ऊँघ रही थी, उनका मुंह क्या था खुला हुआ था, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे भाई देखिए डिड है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आप क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द पोएट नोटिस्ड, नोटिस्ड, द पोएट नोटिस्ड कह रहा है अबाउट, अबाउट हर मदर, फिर उसके बाद दैट सी वाज डजिंग, इसको थोड़ा अपने तरीके से लिखेगा, मतलब लिखना पड़ेगा कि वो क्या है ऊँघ रही थी। सी वाज डजिंग एंड हर माउथ वाज ओपेंड, एंड हर माउथ वाज ओपेंड, थोड़ा लिखना पड़ेगा अपने से ओपेंड। इसका मतलब कह रहा है कि उन्होंने नोटिस ये किया कि वो क्या है ऊँघ रही थी और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, ठीक है, हो गया। अगला कह रहा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड द लाइन एसन लाइक दैट, एसन लाइक दैट में ये जो लाइन है भैया एसन लाइक दैट, एसन लाइक दैट ये जो लाइन है इसमें कौन सा अलंकार है, तो एसन लाइक दैट में जैसे लाश की तरह, हमने बताया ना कि भैया लाश की तरह यानी उनका शरीर एकदम बेजान पड़ा था, तो की तरह के जैसे, ठीक, या के समान, तो ये कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार। उपमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं सिमिली कहते हैं। तो भैया इसमें कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों, सिमिली है, ठीक है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा है तो सिमिली, बोले तो उपमा अलंकार, ठीक, उपमा। आई बात समझ में, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।